हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यमाइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 6 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लाते रहें। आज द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा न्यूट्रलिटी एब्सटेंशन। देन वी विल डिस्कस कैलामिटी प्रोम अर्बन इंडियाज वरिंग स्टोरी लाइन। चलिए दोनों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है न्यूट्रलिटी एब्सटेंशन। बेसिकली जो पूरा आर्टिकल है वो इर्द गिर्द घूम रहा है अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फ़ोन कॉल किया गया है, उसके बारे में भारत की तरफ से बात दोहराई गई है कि भारत हमेशा से ही जो पीस टॉक है उस प्रोसेस में अगर कोई मदद कर सकता है तो उसके लिए भारत हमेशा तत्पर है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूक्रेनियन राष्ट्रपति को जो कॉल किया गया है, ये काफ़ी लंबे समय के बाद किया गया है। जब विवाद का प्रारंभ हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब जो भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से निकालने के समय में जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बात हुआ था, उसके बाद से ये अब बात हो रही है। काफ़ी दिलचस्प ये इस मामले में भी ये वार्ता रही, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। और अभी चूंकि पिछले ही हफ्ते रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोटिंग भी होती है, जहां पर भारत एब्सटेन कर जाता है। और अब जो वोटिंग होती है, वोटिंग चूंकि अभी रशिया ने यूक्रेन की कुछ जगहों पर रेफरेंडम कराया है, जहां पर दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेफरोजिया और खरोसन है, जहां पर रशिया द्वारा रेफरेंडम कराने के बाद जो ये क्षेत्र यूक्रेन के क्षेत्र हुआ करते थे, इनको अब रशिया अपने में मिलाने के लिए ये रेफरेंडम करा लिया था। और इसकी जब वोटिंग यूनाइटेड नेशन में होती है तो भारत उससे एब्सटेन कर जाता है। आगे ये भी हाईलाइट किया गया है कि वार्ता के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी ने भी न्यूक्लियर सेफ्टी की बात कही। जिस तरीके से लगातार पश्चिमी देशों का दबाव रशिया पर बढ़ता जा रहा है और रशिया भी और ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन द्वारा ये कहा भी गया है कि हम न्यूक्लियर के विकल्प को अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब बातचीत करते हैं तब वो निश्चित तौर पर न्यूक्लियर से जो दुर्घटना हो सकती है उसके बारे में सचेत कराते हैं। साथ ही साथ में जो जनजीवन है, साथ ही साथ जो पर्यावरण है, दोनों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। भारत अपनी तत्परता किसी भी तरीके से अगर शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका प्रदान कर सकता है, उसके लिए अपनी तत्परता को हमेशा से जाहिर करता आया हुआ। किंतु इस बार राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये कहना कि वो तब तक कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक रशियन फेडरेशन में वर्तमान राष्ट्रपति सत्ता में बने रहेंगे। आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से पिछले 7 महीनों की बात किया जाए, एक तरफ युद्ध, एक तरफ पश्चिमी सैंक्शन, अब इनका असर दुनिया भर में, चाहे वो सिक्योरिटी थ्रेट हो, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, एनर्जी सप्लाई, सभी के जो प्राइसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, महंगाई से पूरा जो हर देश है कोई भी अब अछूता नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो संवाद है उसके रास्ते को हमेशा खोला रखा जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जब फ़ोन कॉल पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करते तो ये भारत के इसी प्रयासों की तरफ इंगित करता है। दूसरे आर्टिकल में अब हम बात करेंगे कैलेमिटी प्रोन अर्बन इंडियाज वरिंग स्टोरी लाइन। इसमें बात हो रही है जिस तरीके से बेंगलुरु में भी हाल में बाढ़ आता है, बाढ़ हालांकि अब वहाँ पर बाढ़ की स्थिति से उबर चुका गया है, किंतु जिस प्रकार से बाढ़ आने पर बिल्कुल स्थिति हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही थी, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो फ्लड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बेंगलुरु का सब पर एक सवालिया निशान निश्चित तौर पर खड़ा कर देता है।
उसमें कई तरीके की तस्वीरें जब बाढ़ है तब सामने देखने को मिलता है। बहुत से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इवन उनको ट्रैक्टर से इवैक्यूएट कराया गया। जो लेविश विला होते हैं, सब कुछ जलमग्न होता सबको देखा गया। अब जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि पूरा जो शहर वो घुटने पर आ गया है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो जो अर्बन अथॉरिटी हैं, जिनको की ये जिम्मेदारी होती है कि जब कोई भी जो डिजास्टर होता है उससे किस तरीके से डील करना है। तो कई बार ये देखा गया है कि जब चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो उतनी प्रभावशाली नहीं नज़र आती हैं। कुछ और घटनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। दिल्ली में 2013 की बात कही जाए, मुंबई 2005-2017 का बाढ़ हो, चेन्नई 2015-2021 और हैदराबाद 2020 का। निश्चित तौर पर जब बाढ़ आती है और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट, बाढ़ अथवा जो दूसरे नेचुरल कैलेमिटी हैं, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो उनसे जो होने वाली, जो उनका प्रादुर्भाव, जो उनका इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा भयावह बन जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मार झेलते हैं वो जो गरीब और जो लास्ट बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा जो भी पर्यावरणीय संकट होता है उसका मार झेलते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो इन्वायरमेंटली वर्नेबल एरिया है ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं। अब आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो नदियां हैं, नाले हैं, उनको सफाई के जो मेज़रमेंट होते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाए जाते हैं। लगातार शहर का जब आकार बढ़ता है तो जो जगह होती है उसका इंक्रोचमेंट किया जाता है, अथॉरिटीज़ उसको भी नहीं रोक पाती हैं। और अब इससे चूंकि एक पूरे शहर जब घुटने पर आ जाता है तब इस तरफ सबका ध्यान जाता है। तो समय रहते अगर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अगर मैनेज कर लिया जाए तो इस तरीके की घटनाएं आगे आने वाले समय में अपने जो असर होती है, निश्चित तौर पर उनके घटनाओं को तो नहीं रोका जा सकेगा क्योंकि ये नेचुरल तरीके से होती आएंगी, किंतु जो इनसे कैलेमिटीज होती हैं उन पे निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब बेसिकली जो अर्बन प्लानिंग होता है उसको जिस तरीके से जो अथॉरिटी है उनको ध्यान देना चाहिए, वो बेहतर तरीके से नहीं कर रही हैं। और लगातार बेंगलुरु जैसे शहर में जो आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और ये एक के बाद एक अलग तरीके की जो आपदाएं होती हैं उनको नियंत्रण देता है। बेंगलुरु की विशेष तौर पर अगर बात किया जाए तो बेंगलुरु के पास कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। जिस तरीके से बेंगलुरु में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, विकास हो रहा है, तो 2015 के बाद से कोई भी मास्टर प्लान उसके पास नहीं है कि किस तरीके से इनको प्रॉपर मैनेज किया जाए। और 2025 से पहले अगला अगला प्लान आते हुए दिख भी नहीं रहा है। भारत की बात कही जाए तो लगभग 65% जो शहरी आबादी है उनके पास कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। और यदि जहाँ पर मास्टर प्लान आज के समय में है तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो कंसर्न है उसको वो टैकल ही नहीं करता। विशेष तौर पर जब पर्यावरण के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कही जाए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात कही जाए, इनको जो अर्बन मास्टर प्लान होते हैं वो बेहतर तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कही गई है जहाँ पर इन थोड़ा सा बेहतर मास्टर प्लान है, जिसमें मुंबई आता है, अहमदाबाद आता है, नागपुर आता है। बेसिकली क्लाइमेट एक्शन प्लान वहाँ पर एडॉप्शन उनका हुआ है। स्पेशली अगर मुंबई की बात कही जाए तो सबसे बेहतर इनका मास्टर प्लान दिखता है, जहाँ पर नहीं सिर्फ जो शहर है उसके विभिन्न एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, बल्कि कई सारे विपदाएं, चाहे वो फ्लड हो, एयर पॉल्यूशन हो, इन सब को टैकल करने का इन मुंबई ने मास्टर प्लान अपना बना रखा है। और इन सब के अलावा जो ब्रॉडर अगर प्लान की बात करें तो नेट ज़ीरो एमिशन तक मुंबई कैसे पहुंचेगा, सब प्लान मुंबई ने बना रखा है। किंतु सिर्फ प्लान बनाने से कोई भी व्यवहारिक परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उसकी कुछ भी जो विधिक बैकिंग होती है, स्टैट्यूटरी बैकिंग होती है, वो न मिल जाए। और ऐसे में अब जो लोग हैं उनका भी क्रूशियल रोल हो जाता है, किस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। और जब तक
जो लोग हैं वो प्रॉपरली शहर को बेहतर बनाने की तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। साथ ही साथ में अगर लोग जागरूक रहेंगे तो जो अथॉरिटी है उन पर भी जो उत्तरदायित्व है वो सुनिश्चित हो सकेगा। अब चूंकि जो भारत, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो एक बेहतर मास्टर प्लान की आवश्यकता है। वो मास्टर प्लान पूरी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी टैकल करना चाहिए, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान देना चाहिए। इन सब के साथ बेहतर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हैं उनको प्रोएक्टिवली घटना होने से पहले ही तैयार रहना होगा, किस तरीके से जो पर्यावरणीय बदलाव से जो लगातार आपदाएं बढ़ रही हैं उनको प्रॉपरली किस तरीके से मिटिगेट किया जा सके। आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।